हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कृषि। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जाना था कृषि क्या होती है, उसमें हमने जाना था कृषि के प्रकार, उसमें हमने जाना था स्थानांतरित कृषि यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में जाना था, वाणिज्यिक कृषि के बारे में हमने जाना था। ठीक है, फिर हमने गहन जीविका कृषि के बारे में भी, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली थी। आज हम देखेंगे मुख्य फसलों के बारे में। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास की एसएसटी वाली प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी। आपको जो भी देखना है, थ्योरी या एमसीक्यू, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की हैं। और इन सब की मैंने थ्योरी और एमसीक्यू करा दिए हैं, और मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फसलों के बारे में। देखो, हमने जाना था कि हमारे भारत में जो फसलें हैं वो कौन कौन से टाइम पर होती हैं। तो हमारे यहाँ तीन प्रकार की शास्त्रीय प्रारूप है, यानी कि तीन फसलें हमारे भारत में तैयार की जाती हैं। पहली होती है रबी यानी कि सर्दियों की, फिर होती है खरीफ। खरीफ की जो फसलें होती है वो होती है आपकी जो जब मानसून आता है ना तब बोई जाती है। ठीक है, और जायद की जो फसल फसल होती है, जायद की फसल होती है हमारी गर्मी की। ठीक है, जायद की फसल कब बोते हैं हम? गर्मी में। तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी। अब हम देखेंगे कि भारत में मुख्य कौन कौन सी फसल है, और एक एक फसल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य, अखाद्य का मतलब है जिन फसलों को हम खाते नहीं हैं। कौन सी फसलों को हम नहीं खाते? हम कपास को नहीं खा सकते, जूट को हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन। यानी कि जिन फसलों का हम तेल निकालते हैं। कौन सी फसलों का हम तेल निकालते हैं? कौन सी फसलें से हमें तेल मिलता है? ये मिलता है हमें अलसी के बीजों से। ठीक है, सरसों से, मूंगफली से, सोयाबीन से नहीं, सूरजमुखी से। कई सारे ऐसी फसलें हैं जिनका हम तेल प्रयोग करते हैं तिलों से। ठीक है, तिल का भी तो तेल आता है ना। तो जिन जिन चीजों से हमें तेल की प्राप्ति होती है उनको हम तिलहन में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है चावल के बारे में। अब देखो, इसमें दे रखा है भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो हमारे देश में चावल खाते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, यानी कि सबसे सबसे ज्यादा जो दुनिया में चावल होते हैं वो होते हैं चीन में। और सेकंड नंबर पे है हमारा भारत। देखो, फर्स्ट पार्ट में जो मैं आपको बता रही थी कि पौध लगाई जाती है, उसके बाद चावल के जो धान के जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। देखो, इस तरह से होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और बहुत शुरुआती फसल अगर चावल की देखोगे तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी घास है। तो कितना सुंदर लग रहा है खेत, और ऐसे ही लगता है एक्चुअल में देखने में। ठीक है ना। तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी है। देखो, हमारे देश में चावल कहाँ कहाँ होता है? जहाँ ठीक ठाक बारिश होगी वहाँ चावल होगा, क्योंकि चावल के लिए नमी वाला मौसम चाहिए होता है। इसलिए चावल कब बोया जाता है? अगर हम उत्तर भारत की बात करें, ठीक है, उत्तर भारत यानी कि आपके हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, इनकी बात करें तो इनमें जो चावल की फसल उगाई जाती है वो बोई जाती है आपकी मानसून आने पर, यानी कि जून के लास्ट में या जुलाई के प्रारंभ में, ऐसे जो है वो बोई जाती है। और उड़ीसा में इसकी तीन फसलें ली जाती हैं, क्योंकि वहां पर ठीक ठाक नमी रहती है। उड़ीसा क्या है? ये है उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक ठाक नमी होती है, तो यहाँ पर तीन फसलें उगाई जाती है। देखो, इसमें दे रखा है मैप में, मुख्य क्षेत्र ये है और गौण क्षेत्र ये है। गौण वाले जो है वो थोड़े हल्के हैं, और मुख्य वाले जो है वो डार्क है। तो जितने भी आपके डार्क क्षेत्र हैं वो वही हैं जहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है। कौन कहाँ कहाँ होती है बारिश ठीक ठाक? देखो, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर बहुत बढ़िया वाली बारिश होती है ना। और देखो, ये बंगाल की खाड़ी से के आसपास जो बसे हुए हैं प्रदेश, चाहे आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन सब में चावल बहुत अच्छे से होता है। असम में भी, क्योंकि असम में ठीक ठाक बारिश होती है। पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाकों में तो आपको पता ही है बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ से टकरा कर बारिश होती है। पहाड़ से जो नमी लेकर जा रहे हैं हवाएं, ठीक है, नमी वाली हवाएं होती हैं, पहाड़ों से टकरा कर वहीं पर बारिश करती हैं, तो वहां पर ठीक ठाक चावल होते हैं। ठीक है, तो इन सभी इलाकों में चावल होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं चावल के बारे में और क्या लिखा है। इसमें लिखा है यह एक खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो मानसून आने पर बोई जाती है।
मानसून कब आता है हमारे देश में, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जून जुलाई में हमारे यहाँ बारिश होना स्टार्ट होती है, जो मानसून से होती है। ठीक है, सर्दियों में भी होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, थोड़ी बहुत बीच में भी हो जाती है कई बार, लेकिन वो जो बारिश होती है वो अलग अलग कारणों से होती है। लेकिन मानसून से जो बारिश होती है वो केवल और केवल जून और जुलाई में होती है, मतलब है ना, जून के बाद जो बारिश होती है, क्योंकि पूरे भारत में लगभग लगभग 15 जून के आसपास, औसतन 15 जून के आसपास जो मानसून है वो आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिसे उगाने के लिए यानी कि चावल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान, टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 सेल्सियस से ऊपर चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री से ऊपर ऊपर चाहिए, और आर्द्रता, अधिक आर्द्रता चाहिए, यानी नमी चाहिए मौसम में, है ना, मॉइस्चर चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए। इस सब की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। देखो कई बार क्या होता है, बारिश कम होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फिर धान में पानी लगाया जाता है, और वो उसकी जो कॉस्ट आती है वो किसान के लिए ज्यादा हो जाती है ना। जो कुछ जो खेत हैं वो नहर के किनारे होते हैं, तो उनमें चावल आराम से उगाया जा सकता है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। नहर का कितना भी पानी ले लीजिए, नदी का कितना भी पानी ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें पानी की कमी है, तो वहां पर ये फसल उगाना बहुत मुश्किल है ना। तो ये जो फसल उगाई जाती है ये बारिश के हिसाब से उगाई जाती है, और जहाँ ठीक ठाक बारिश होती है, या फिर जहाँ पानी की अच्छी सुविधा है। ठीक है, क्योंकि बिना पानी की ये फसल नहीं उगाई जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। डेल्टाई प्रदेश कौन से हैं, जो नदियों के डेल्टा है। ठीक है, जो गोदावरी नदी का डेल्टा है, जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, जो कृष्णा का डेल्टा है, जो कावेरी का डेल्टा है ना, तो उसमें ये उगाई जाती हैं। अब डेल्टा तो मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी, मैंने लगभग लगभग हर साल एनसीईआरटी में बताया ही है आपको, 6 से लेकर और आपको 9th तक बताया ही है डेल्टा के बारे में बहुत विस्तार से। शायद 10th क्लास में ही था, अब वहाँ उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। नेक्स्ट है, इसमें देखो तटीय जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, वो मैंने बताया ना आपको, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपके पश्चिम बंगाल है। इन सब में क्या होता है, इन सब में ठीक ठाक बारिश होती है, नमी रहती है, तो वहां पर ये चावल ज्यादा उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नदियां पंजाब से होकर निकल रही हैं। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम बारिश वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। किसकी वजह से संभव हो गया है, नलकूपों के द्वारा और नहरों की जाल के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे गेहूं के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तीनों टाइम रोटी बनती है। ठीक है, मेरे यहाँ चावल कम बनते हैं, रोटी ज्यादा बनती है, और मुझे लगता है चावल और रोटी एक कॉम्बो है जो लगभग लगभग सभी घरों में, किसी घर चावल ज्यादा, किसी घर रोटी ज्यादा, लेकिन ये दोनों चीजें बनती ही बनती है। तो आइए चावल के बारे में जानते हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी, ठीक है, भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। कैसा मौसम चाहिए रबी की फसल को, यानी कि जो सर्दियों की फसल होती है उसको कैसा मौसम चाहिए, उसको खिली हुई धूप चाहिए, धूप की आवश्यकता होती है, और थोड़ी सी ठंड की आवश्यकता होती है, यानी कि सुबह शाम वाली ठंड रहे, और रात रात को ठंड रहे, लेकिन दिन में उनको क्या चाहिए, अच्छे से धूप चाहिए, ताकि अच्छे से उनका प्रकाश संश्लेषण हो सके और उनकी ग्रोथ हो सके पौधों की। ठीक है, तो ये सारी चीज चाहिए, और ये सारी चीज हमारे यहाँ सर्दियों में देखने को मिलती है, तो उसी मौसम में हमारे यहाँ गेहूं उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक मिनट, देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, यहाँ यहाँ गेहूं उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं गेहूं पैदा करने वाले, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ठीक है, ज्यादातर जो गेहूं पैदा होते हैं वो इन्हीं में होते हैं। उसका मेन कारण क्या है, देखिए मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा, मेन कारण क्या है। कल भी मैंने आपको बताया था कि भूमध्य जो सागर है उसमें सर्दियों में कैसा तापमान, कैसा टेम्परेचर बनता है, निम्न वायुदाब बनता है, और हमारे यहाँ उस समय उच्च वायुदाब होता है।
ठीक है, ठंड पड़ रही होती है, उच्च वायु दाब होता है। तो जो निम्न वायु दाब वाली पवनें हैं वो किधर भागती हैं? वो समुद्री जो पवनें हैं वो स्थल की तरफ चलती हैं सर्दियों में, ठीक है। तो वहां से जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो पश्चिम से, जो भूमध्य सागर से जो पवनें चल रही हैं, वो आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान होती हुई भारत में एंट्री करती हैं। और जहां जहां बारिश होती है पश्चिम विक्षोभ की वजह से, ठीक है, जहां जहां भी बारिश होती है पश्चिम विक्षोभ की वजह से, वहीं वहीं पर गेहूं की फसल होती है। क्योंकि थोड़ी सी नमी गेहूं की फसल को भी चाहिए होती है। और देखो, पश्चिमी विक्षोभ से जो ज्यादातर बारिश होती है वो आपके हिमाचल प्रदेश में होती है, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के कुछ इलाकों में, ठीक है, जहाँ अरावली का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है वहां पर। और ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, और ये आपका बिहार हो गया। यहाँ यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ यहाँ जो सर्दियाँ हैं वहां पर गेहूं की फसलें होती हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मोटे अनाज के बारे में। देखो, मोटे जो अनाज होते हैं जिनको हम मिलेट्स भी बोलते हैं, आपने ऐड में देखा होगा कि मिलेट्स खाने चाहिए, उससे फैट लॉस होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाज। पहले क्या होता था, गेहूं वेहूं का चलन बहुत ज्यादा नहीं था, चावल का चलन भी बहुत ज्यादा नहीं था हमारे देश में। ये तो अंग्रेज आए हैं, उन्होंने इन फसलों को बढ़ावा दिया, ठीक है, ताकि वो यहाँ से ज्यादा से ज्यादा माल को ले जाके अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उत्पादन कर सकें और उसको अच्छे दाम पर बेच सकें। तो ये सारी चीजें तो अंग्रेजों ने कुछ करी है ना। उसके बाद हरित क्रांति की वजह से बहुत सारे जो अनाज है, गेहूं है, चावल है, जो इस तरह की फसलें हैं उनको बढ़ावा मिला, है ना। और वो अच्छी मात्रा में हमारे देश में होने लगी। नहीं तो पहले जो होते थे हमारे देश में वो मोटे अनाज होते थे, ठीक है। जो भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते थे मोटे अनाज भी प्रयोग किए जाते थे। मोटे अनाज में है बाजरा, बाजरे की रोटी बनती थी, ज्वार की रोटी बनती थी, रागी की रोटी बनती थी, ठीक है। ये भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो सबसे पहले आपकी रोटी बंद करी जाती है। डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भी आपको बोला जाता है कि आप रोटी कम से कम खाइए, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में गेहूं मना होता है, लेकिन ये जो बाजरा है ये सारी चीजों को खाने के लिए बोलते हैं, जौ की रोटी खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद है। और पहले हम इनकी रोटी खाते थे, ये अब नया नया चलन आया है, मतलब लगभग 30-40 साल पहले ही आया है ये गेहूं खाने का चलन। तो इसके साइड इफेक्ट पता चल गए हैं अब लोगों को कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप आज से रोटी खाना बंद कर दीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ज्वार बाजरा रागी की रोटी खा लिया करो, हफ्ते में तो एक बार कम से कम खानी चाहिए आपको। बहुत सारे लोगों को टेस्ट भी नहीं पता होगा कि इन रोटियों का टेस्ट क्या होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये भारत की मूल फसलें हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये सोचते हैं कि विदेश का फल है ये खाना चाहिए, ठीक है, विदेश से चीज आई है ये खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। पहली बात तो हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ठीक है, हम बाहर की चीज खा रहे हैं, अपने घर की चीज नहीं खा रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकृति को पता है कि यहाँ जो मानव पैदा हुआ है उसके लिए ये चीज खाने की है, ठीक है। जहाँ हम रहते हैं प्रकृति ने हमें उसके हिसाब से ही हमें बनाया और उसी के हिसाब से ही हमारे खाने का सामान बनाया है, ठीक है। अगर हम अपोजिट चीजों को खाएंगे जो हमारे यहाँ नहीं होती, हम उनको ज्यादा खाएंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो ठीक से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, और ठीक से उससे पोषण नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए मोटे अनाज खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश की जो जलवायु है वो मोटे अनाज के हिसाब से है। और मोटे अनाज अगर हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छे हैं। तो जो बाहर की चीजें उन पर कॉन्सेंट्रेट ना करके जो देश की चीजें उन पर करना चाहिए, उनको खाना चाहिए, और वो सस्ती भी मिलती हैं। दूसरी बात ये है कि जो सीजन की चीजें वो खानी चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, सर्दियों में आम खाएंगे और गर्मियों में चीकू खाएंगे, अपोजिट खाएंगे कि जो चीज महंगी है हम वो खाएंगे कि हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। सेब का मौसम अब आया है, लेकिन कई लोग सेब मई जून में खाते हैं कि कोल्ड स्टोर के रखे हुए दवाई लगे हुए बेकार उन्हें खाते हैं। तो उन्हें ना खाकर आप जो एट प्रेजेंट फसल आ रही है वो खानी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सारी तौर पर मिले, ठीक है। अब देखिए, इन ये जो अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनमें क्या क्या मिलता है आपको। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, ठीक है, जो आजकल बच्चों में खून की कमी हो रही है वो इससे पूरी हो जाएगी रागी से। कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम भी पूरी हो जाती है। सूक्ष्म पोषण और भुस्सी मिलती है, यानी कि फाइबर, भुस्सी यानी फाइबर बहुत मात्रा में होता है। रागी बहुत चिकना सा आटा होता है, बहुत चिकनी चिकनी सी रोटी बनती है इसकी, ठीक है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती,
ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, मतलब रागी कहाँ कहाँ होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम जानेंगे बाजरे के बारे में। बाजरे की खिचड़ी भी बनती है ना, कब बनती है, मकर संक्रांति वाले दिन। ठीक है, ज्यादातर घरों में बाजरे की खिचड़ी बनती है। और बाजरा की जो रोटी है वो सर्दियों में खाई जाती है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है और बॉडी को फायदा करता है। ठीक है, इससे स्किन संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है और स्किन अच्छी हो जाती है। यह बलुआ उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ है, हमारे दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार कहाँ है, दक्षिण भारत में। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मतलब इन राज्यों में जो बाजरा है वो उगाया जाता है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी कहाँ उगाई जाती है, जहाँ शुष्क प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर नमी कम है। और यह लाल, काली और बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। खाद्यान्न का मतलब है, देखो मक्का की रोटी बनाई जाती है। ठीक है, मक्का यानी भुट्टा, है ना। देखो ये गेहूं की फसल है, ये बाजरे की है, इस तरह से होती है। फिर ये जो होते हैं ना, इनको चुन चुन के फिर मशीन में इनको निकाल लेते हैं, तो बाजरा अलग हो जाता है और ये जो गिल्ली है वो अलग हो जाती है ना। तो खाद्यान्न का मतलब होता है कि जो हम खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं या हम मक्का की रोटी खा रहे हैं या और तरह की बहुत सारी आइटम आते हैं मार्केट में, वो सब खा रहे हैं, तो वो हो गया खाद्यान्न। चारे का मतलब होता है कि अ, इसको एक मात्रा तक इसको बड़ा करा जाता है, और जब ये कच्ची होती है मक्का, तो इसको काट के भैंसों को खिला देते हैं, ताकि जो भैंस है वो अच्छी मात्रा में दूध दे। ठीक है, तो मक्का होती है ना, देखो मक्का का पौधा कहीं ना कहीं दे रखा होगा इन्होंने, अभी देखते हैं, कहीं दे रखा होगा मक्का का पौधा। मक्का नहीं दे रखी इन्होंने, नहीं मक्का नहीं दे रखी, दे रखी होती तो मैं आपको दिखाती। हाँ, ये रही ना मक्का की कृषि। देखो ये इस तरह का भुट्टा है। ठीक है, इस भुट्टे को पकने से पहले ही काट लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही उसमें दाने पड़ते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, दूध दूध सा जो बहुत कच्ची जो मक्का होगी उसमें दूध दूध सा निकलता है। ठीक है, अगर उसके दानों को फोड़ के देखेंगे तो व्हाइट व्हाइट सा दूध निकलेगा। तो उस वाली अवस्था में इसको काट दिया जाता है मक्का को, और काट के भैंसों को खिलाया जाता है। ये ज्यादातर फर्म के मालिक करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े डेयरी हैं वो इस चीज को करते हैं, ताकि भैंस अच्छे से दूध दें। ठीक है, भैंसों से दूध लेने के लिए वो इस कच्ची कुकड़ी को उनको खिलाते हैं। ठीक है, ये तो देखो पकी हुई है, ये तो फसल तैयार है, इसको कुकड़ी बीन बीन का ये यहाँ रख रहे हैं, भुट्टा रख रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ गांव में कुकड़ी बोलते थे, तो मैं इसलिए बार बार कुकड़ी बोल रही हूँ। वैसे शहर में इसको भुट्टा बोलते हैं। भुट्टा को यहाँ पर रख लेते हैं, फिर इसको मशीन में निकालते हैं, तो गिल्ली अलग हो जाती है। ठीक है, जिस पर ये लगे होते हैं वो अलग हो जाती है, और ये जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसका हमें जो भी प्रयोग, जैसे भी प्रयोग करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छे से देख लिया इसके बारे में। कहाँ थे हम, मक्का। अब देखो जो मक्का है वो कैसी है, यह एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल का मतलब है, खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, ये उगाई जाती है जून में, तब जब हमारा मानसून आता है। ये हमने कल हम बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम देखते हैं, मक्का को उगाने के लिए 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। देखो जो मोटे अनाज है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मक्का से पूछा जाता है। तो मक्का का टेम्परेचर आप लोग याद रखना। ठीक है, मक्का का पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में, और आपका गेहूं का पूछा जाता है, और चावल का। इन तीन फसलों को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये ही पूछी जाती हैं मोस्टली। और वैसे पढ़ना आप जितना याद करना चाहो उतना कर सकते हैं, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता है। पर इन तीनों को आप अच्छे से कर लेना, गेहूं, चावल और मक्का। ठीक है, मक्का का तो मैंने कहीं ना कहीं देखा था। और एक गन्ना के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, कि कौन से टेम्परेचर में और कहाँ कहाँ गन्ना होता है, और गन्ना कौन सी फसल है। ठीक है, गन्ना के बारे में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। ठीक है, रबी की ऋतु यानी कि सर्दियों में भी उगाई जाती है बिहार में। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोगों से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। यानी कि पहले के मुकाबले अब जो मक्का है वो ज्यादा होने लगी है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक है। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में ज्यादा होती है मक्का। ठीक है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ठीक है, इनमें होती है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लगभग लगभग सारी ही फसलें होती है। ठीक है, ऑलराउंडर है वो।
अब देखते हैं हम दालों के बारे में। देखो दालों को हम दलहन भी बोलते हैं, कई जगह अगर दलहन लिखा हो तो आप ये मत सोचना कि कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। दलहन क्या है, दालों को ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी दालें पाई जाती हैं, मतलब उगाई जाती हैं। अब देखिए देखते हैं, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि पूरे विश्व में जितनी दालें उगाई जाती हैं भारत में वो सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भारत फिर सबसे ज्यादा निर्यात करता होगा दालों का, तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में दाल एक ऐसी खाद्य पदार्थ है जो प्रति एक भारतीय रोज खाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। दाल सबके यहाँ बनती है, सुबह ना तो शाम, ठीक है, कभी ना कभी आपको दाल बनेगी आपके घर, और पूरे भारत में ये चलन है दाल खाने का, ठीक है। कोई ना कोई टाइम दाल, एक टाइम दाल जरूर बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दालों से। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो, तो यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी, यहाँ पे लिखा है दलहनी, यानी कि दलहन या दलहनी एक ही बात है, दाल से रिलेटेड फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? देखो रबी में कौन सी दालें उगाई जाती हैं, चना आपका रबी में उगाया जाता है, मटर की सब्जी आपकी रबी में बनती है, यानी कि सर्दियों में बनते हैं ना मटर वाले चावल, मटर छीलते हो आप, है ना। तो ये है आपकी रबी की फसल है ये आपके। और दूसरा इसने क्या पूछा था, रबी और खरीफ। देखो खरीफ में कौन कौन सी उगाई जाती है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये उगाई जाती है आपके रबी में। तो आप लिख लीजिए साइड में, यहाँ पर जैसे जगह होती है ना थोड़ी थोड़ी, वहां पर लिख लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर। रबी में आपकी चना आएगा और आपका मटर आएगा, ठीक है, चना मटर रबी में, और उड़द, मूंग, मसूर, अरहर ये आपके खरीफ में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी फसलें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि में उर्वरकता को बनाए रखती हैं, यानी कि ये जो दाल की फसल है ये क्या करती है, जो एटमोस्फियर में, देखो आपको पता है बहुत सारी गैसें हैं हमारे वातावरण में, तो ये क्या करती है, वातावरण से किस चीज को खींच लेती है, ये वातावरण से नाइट्रोजन को खींचती है और जड़ों तक पहुंचाते हैं पौधे, ठीक है। और जब जड़ों तक वो पौधे नाइट्रोजन पहुंचती है तो मिट्टी में भी नाइट्रोजन घुल जाती है ना। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो ज्यादा उर्वरक हो जाती है। तो कई लोगों को जो इसकी फसल है, दाल की फसल है, वो लेनी नहीं होती है, ठीक है, यानी कि वो मार्केट में बेचने के लिए या खाने के लिए दालों को नहीं उगाते हैं। वो क्या करते हैं, दाल को बोते हैं, उनके जब छोटे छोटे पौधे होते हैं फिर उसको खेत में ही जोत देते हैं, ताकि जो आने वाली अगली फसल है वो अच्छी पैदा हो जाए, ठीक है। यानी कि उसको ऐसे ही जुतवा देते हैं खेत में ही दाल को, ताकि जो अगली वाली फसल है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है, अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के अवतरण यानी कि रोटेशन में बोया जाता है। यानी कि ये जो कभी कोई सी फसल आ रही है, कभी कोई सी, जैसे रबी के बाद फिर हम कौन सी बोते हैं, फिर हम बोलते हैं जायद की फसल, फिर बोलते हैं हम खरीफ की फसल। तो जो ये जो दालें हैं ये 2 महीने में तैयार हो जाती है। तो अगर खेत जैसे खाली है 2 महीने तक कोई फसल नहीं उगानी है तो उस बीच में भी इन फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ठीक है। अब खाद्यान्न के अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनको उगाया जाता है। देखो अब नेक्स्ट आएगी आपकी गन्ना। गन्ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गन्ना को याद रखना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि ये कहाँ होगा, जहाँ ठीक ठाक गर्मी होगी वहां पर होगा, ठीक है। यह फसल 21 सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 21 और 27, देखो मक्का का तापमान और आपके गन्ना का तापमान सेम है, ठीक है, 21 से 27 गन्ना और 21 से 27 क्या है आपका मक्का। तो इन दोनों का ध्यान रखना, और सेम ही इनको बारिश की जरूरत होती है। गन्ना को भी इतनी ही बारिश की जरूरत होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है, ठीक है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अनेक इससे अनेक मिट्टियों को उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ गन्ना होता है, ब्राजील में, और उसके बाद कहाँ होता है, भारत में। यह इससे क्या क्या चीज तैयार की जाती है गन्ने से, इससे चीनी, गुड़, खारसारी और सीरा बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। सारी चीजें मतलब जो हमारे भारत में यूज होती हैं, चाहे आपकी चीनी है, चाहे गुड़ है, शक्कर है ना, और
कई सारे चीजें आती हैं मार्केट में। तो ये सारी चीजें हमारे भारत में किससे तैयार होती हैं? गन्ने से ही तैयार होती हैं, है ना। और अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो वहां पर गन्ना नहीं उगाया जाता है, वो लोग, उनके यहाँ जो चीनी है वो उससे बनाई जाती है, खजूर से। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजों से चीनी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक हैं। ठीक है, देखो आपको उत्तर प्रदेश लगभग लगभग सभी चीजों में मिलेगा। देखो इस तरह की गन्ने की फसल होती है ये, और गन्ना सबने कभी ना कभी देखा होगा, और पिक्चरों में तो अक्सर देखने को आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन की फसल किस तरह की होती है? 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन का उत्पादक देश था। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो तिलहन है वो हमारे देश में दूसरे नंबर पर उगाई जाती थी, पहले नंबर पर चीन है। अब 2018 का इसलिए दे रखा है कि 18 में ही ये बुक अपडेट हुई होगी, है ना। तो तभी तभी के ही आंकड़े दे रखे हैं, उसके बाद के आंकड़े नहीं आए, तो इसलिए अपडेट नहीं है बुक। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। कितना? 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। हम देखो तिलहन की फसलें कौन सी होती हैं, मतलब कौन कौन सी फसलों से हम तेल निकाल सकते हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला। बिनोला भैंस को खिलाया जाता है, बिनोला जब सर्दियों में खिलाया जाता है भैंसों को, जब वो भैंसें दूध वूध कम देती है ना, तो उनको बिनोले खिलाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से दूध दें। ठीक है, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाने बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें से कुछ तेल के बीज को साबुन और प्रसाधन यानी कि सिंगार का सामान या उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुछ उत्पादक का आधा भाग इसी फसल से लिया जाता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो मूंगफली है वो कहाँ होती है? ये गुजरात में होती है, क्योंकि वहां की मिट्टी कैसी है? दलदली मिट्टी है, तो उसमें आर्द्र वाली मिट्टी है, तो उसमें मूंगफली बहुत अच्छे से हो जाती है, तो वहां होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है। तिल उत्तर भारत में खरीफ में उगाया जाता है और दक्षिण भारत में रबी में उगाया जाता है। दक्षिण भारत में कभी भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, साल के 12 महीने में से कोई भी महीने में वहां ठंड इतनी नहीं पड़ती है कि वहां के लोगों को स्वेटर पहनना पड़े, है ना। तो वहां का जो मौसम है जो हमारे यहाँ खरीफ में होता है वो वहां रबी में भी होता है, तो इसलिए रबी में भी ये उगा ली जाती है वहां पर। नेक्स्ट है अरंडी, खरीफ और रबी दोनों में ही उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट देखेंगे हम चावल, सॉरी चाय। चाय है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर घर में चाय बनती है, सभी लोग चाय पीते हैं, और मेरी तो सुबह बिना चाय के होती ही नहीं है, तो जब तक मैं चाय ना पीऊँ मुझे फ्रेश नहीं लगता है। आइए देखते हैं चाय के बारे में। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण यानी कि जिनकी पौध लगाई जाती है, बिल्कुल इसकी खेती वैसे ही होती है जैसे आपके गन्ने की होती है। ठीक है, गन्ना जैसे उगाया जाता है, जैसे चाय चाय उगाई उसी तरह से चाय उगाई जाती है, केला भी उसी तरह से, कॉफी भी उसी तरह से, रबड़, कपास, ये सारी जो पौधे हैं ये सब रोपण की फसलें हैं, यानी कि उनके बीज नहीं डाले जाते हैं भूमि में, डायरेक्ट बीज डालकर खेती नहीं की जाती है, उस पौधे की को काट कर और उसको ही उगाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पौध। नेक्स्ट है, यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, यानी कि पीने वाला पदार्थ है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लेके आए थे। ठीक है, अंग्रेज लेके आए थे भारत। आज अधिकतर चाय के बागानों के मालिक भारतीय हैं। पहले जो बागानों के मालिक थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। चाय का पौधा एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। देखो अलग से एनसीईआरटी में इस पौधे के बारे में बताया गया है, तो इसको आप याद रखना, गेहूं का पौधा और आपका चाय के पौधे के बारे में याद रखना कि ये कौन सी जलवायु में उगता है। जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, यानी कि ये जो ज्यादातर जो चाय उगाई जाती है वो कहाँ उगाई जाएगी? पहाड़ी इलाके में, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ह्यूमस ज्यादा होता है मिट्टी में, यानी कि पत्तियां सड़ गड़ने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तो सबसे ज्यादा पत्तियां कहाँ लिक्विड फॉर्म में होंगी सड़ने के बाद? वो होंगी पहाड़ों पर,
है ना, क्योंकि पहाड़ कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढाल क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब नमी वाला मौसम होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के लिए आवश्यक होती है, यानी विकास में सहायक होती है। ठीक है, चाय एक श्रम संघन उद्योग है। अब देखो इसमें जो श्रम है वो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक एक पत्ती को कलेक्ट करना है। ठीक है, इस पौधे का को जीवित रखने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसमें श्रम बहुत लगता है। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी कि ऐसा चाहिए जो सस्ता हो और कुशल हो। आपने मूवीज में देखा होगा, जो चाय की जो पत्तियां इकट्ठा करती हैं वो ज्यादातर औरतें होती हैं, क्योंकि औरतें सस्ती मजदूर होती हैं हर जगह पर। ठीक है, सरकारी नौकरी की बात अलग है, वहां पर वेतन आपको बराबर मिलता है महिलाओं को पुरुषों को। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को कम वेतन मिलता है, और कम वेतन वाली जो जॉब होती हैं वहां पर महिलाओं को रखा जाता है। देखो कपड़ों वगैरह की तय बनाने के लिए या इस तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए महिलाओं को रखा जाता है, क्योंकि वो कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इसका रीजन एक ये भी है। नेक्स्ट है, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। देखो दार्जिलिंग बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दार्जिलिंग की जो चाय है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चाय उगाई जाती है, असम में, पश्चिम बंगाल में, और ये तमिलनाडु में और केरल में। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। चाय उगाई जाएगी वहीं पर जहाँ पर पहाड़ी इलाका होगा, नमी वाला इलाका होगा, ठीक ठाक बारिश होती होगी। ठीक है, और बहुत नमी की इनको आवश्यकता होती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक था, यानी कि चीन हर चीज में भारत से आगे चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब हमारी जनगणना होगी उसमें हम चीन को पीछे कर देंगे जनसंख्या में, और भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी में तो हम फर्स्ट नंबर पर आए, चाहे किसी गलत चीज में ही आए। ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या बढ़ना एक अभिश्राप के रूप में होता है। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए देश की, नहीं तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी, नौकरियों की कमी हो जाएगी, रहने की जगह की कमी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉफी के बारे में। भाई कॉफी होती है, रईस लोग पीते हैं कॉफी। ठीक है, गरीबों के घर में कम मिलेगी, और मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम, रेयर ही होता है जो मैं कभी कॉफी पीती हूँ, क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, तो चाय मिलती थी हमारे यहाँ, चाय बनती थी, कॉफी तो कभी कभी दर्शन होते थे। तो मेरी आदत वही बनी हुई है चाय पीने की, कॉफी बहुत ही ना के बराबर। कभी किसी गेस्ट के यहाँ कॉफी पी ली, या कोई हमारे यहाँ आया उसके लिए कॉफी बन गई तो पी ली, तो मतलब अपने लिए ऐसे कभी मैं बनाती नहीं हूँ। आइए देखते हैं, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यानी कि जो भारत में कॉफी मिलती है वो विश्व विख्यात है, यानी कि अच्छे प्रकार की, अच्छी किस्म की मिलती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस किस्म की कॉफी मिलती है, तो आप बताएंगे अरेबिक अरेबिका। ठीक है, अरेबिका कॉफी मिलती है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में कौन सी किस्म की कॉफी पाई जाती है, तो पाई जाती है अरेबिका। और ये मोस्टली कहाँ होती है, बाबा बूदन की पहाड़ियों में होती है। ठीक है, और ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होती है कॉफी, और ये होती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो 3 राज्य से घिरी हुई है, कर्नाटक, केरल और तमिल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बागवानी। बागवानी फसलें होती हैं फलों की खेती और सब्जियों की खेती को बोलते हैं बागवानी। ठीक है, क्योंकि बागान के द्वारा ही इनको तैयार किया जाता है। एक मिनट। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ भी आपको करने को आता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि भारत का स्थान कौन सा है, तो आप दूसरे पे लगा देना। ठीक है, क्योंकि 2018 के हिसाब से दाल को छोड़कर बाकी सब में हम चीन से पीछे हैं। ठीक है, दाल में हम पहले नंबर पर हैं, और अदरक में भी हम पहले नंबर पर हैं दुनिया में। ठीक है, केवल और केवल किस में है, अदरक में और दाल में हम सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फलों का उत्पादक है। देखो शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से फल मिलते हैं, जो फल हमारे जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं वो हमारे शीतोष्ण कटिबंध बंधीय है, और उष्ण कटिबंधीय कौन से हैं, जो बाकी के भारत में उगाए जाते हैं। तो
सेब जो है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, ठीक है, और आम जो है हमारा वो उष्ण कटिबंध में आएगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय फलों, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आम, ठीक है, आम होता है। नागपुर और चेरापूंजी में, जो मेघालय में है, वहां पर क्या होता है, संतरा। केरल और मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के में क्या होता है, केले, ठीक है ये। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार में क्या होता है, लीची। मेघालय में अनानास, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है, ठीक है, जो कहाँ होता है, जो होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी फसल है। भारत का टमाटर, सॉरी भारत का मटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादक में प्रमुख स्थान है, ठीक है। देखो ये फसलें दे रखी हैं, देख लीजिए आप। ये टमाटर हो रहा है, ये आपका बैंगन है, और ये आपका गोभी है, और ये शायद प्याज है, ठीक है, मुझे ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है, शायद तोरई लग रही है ये तो, मुझे देखने में बेल पे तोरई लगी हुई है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अखाद्य फसलें। देखो खाद्य और अखाद्य दो प्रकार की हमने फसलें देखी थी, अब देखेंगे अखाद्य फसलें, जिनको हम नहीं खाते हैं वो वाली फसलें। देखो रबर, रबर जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो प्रदेश है उनमें होता है। और हमारा भारत भी कैसा, हमारे भारत का जो दक्षिण भारत है वो कैसा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आ रहा है ना, कर्क रेखा के नीचे है ना, और भूमध्य रेखा से ऊपर, तो इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नमी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इससे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है, ठीक है, यहाँ यहाँ ये उगाया जाता है। और रबर जो है वो इंडोनेशिया में भी होता है काफी मात्रा में, यानी कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, ठीक है, सॉरी भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यानी कि जो इक्वेटर के आसपास वाले हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये रबड़ उगाई जाती है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देंगे, मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं अभी तक। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबड़ से बनते हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो उनके आंसर मैंने दिए, ठीक है। देखो ये कपास के फूल है, और जब ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो इन फूलों को निकाल लेते हैं और इनसे ही कॉटन बनती है, और बाद में उनको सूत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद उससे हम कपड़े बना लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें रेशेदार फसलें, ठीक है। रेशेदार फसलों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि रेशेदार जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, या भारत में कौन कौन सी फसलें रेशेदार हैं, ठीक है। तो कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशा है, या प्राकृतिक रेशम है। ये चार फसलें हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहली तीन तीन मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है। तीन कौन सी, कपास, जूट और सन। जबकि जो रेशम होते हैं उसके कीड़े होते हैं, ठीक है, उनके कीड़ों को पाला जाता है, और उनके कीड़े जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना अपने थूक से, ठीक है, उसी तरह से रेशम के कीड़े क्या बनाते हैं, रेशम बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मकड़ी की तरह। तो वो जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कपास। कपास का आपने पेड़ देख लिया, अब हम देख जानेंगे कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि जो सबसे पहले कपास का जो पौधा आया या उगा वो कहाँ उगा, भारत में, ठीक है, यानी कि भारत से ही बाकी पूरे विदेश में फैला है, पूरे विश्व में भारत से ही ये पौधा फैला है। नेक्स्ट देखते हैं सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। मैंने तुक्के के रूप में आपको बता दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको याद नहीं रह रहा है कि कौन से स्थान पे है भारत कौन सी फसल में, तो आप दूसरे पे लगा देना, ठीक है। किस किस को छोड़ के, दाल को छोड़कर और अवरत को छोड़कर। दक्कन पठार के सूक्ष्म भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि जो कपास है वो इसी मिट्टी में उगाई जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है।
यानी कि मानसून के आने पर इसको उगाया जाता है और इसे पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जूट के बारे में। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी लाइन ऐसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि जूट को क्या कहा जाता है या सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान को जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां पर हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। तो ये कौन से भाग में होगा? ये वहां होगा जो नदियों का डेल्टा होगा। और भारत में जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गंगा नदी का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में है। तो जूट की जो फसल होती है हमारे यहाँ, वो होती है पश्चिम बंगाल में। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दूसरे दस्तकारियों की वस्तुओं बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग में भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपलोड नहीं हो पाती है ठीक से। ठीक है, तो ये जो है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसके बाद इसके एमसीक्यू आएंगे, तो सबको देखना नहीं भूलना है सभी वीडियोस को। और इसके लिए अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।